नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि क्या होता है जब तीन बेहद बहादुर और ऐतिहासिक समुदायों की जड़ें एक ही कहानी से आकर जुड़ जाए? क्या होता है जब इतिहास के अलग अलग पन्नों में बिखरी कहानियां एक साझा विरासत की तरफ इशारा करने लगे? आज हम भारत के तीन सबसे दमदार समुदायों यादव, गुर्जर और जाट के उसी छुपे हुए और अनकहे इतिहास से पर्दा उठाने वाले हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो भगवान कृष्ण से, इनके रिश्ते, इनकी पौराणिक उत्पत्ति और इनके साथ चलने वाले सामाजिक राजनीतिक सफर की परतें खोलती है। इस वीडियो में हम मिथकों की गहराइयों में उतरेंगे, ऐतिहासिक सबूतों को भी टटोलेंगे और उन सामाजिक धागों को पकड़ने की कोशिश करेंगे जिन्होंने सदियों से इन तीनों को एक दूसरे से जोड़ कर रखा। इस वीडियो के आखिर तक आप इस समुदायों के बीच के उस गहरे और पेचीदा रिश्तों को समझ जाएंगे जिसे हमारी इतिहास की किताबें अक्सर अनदेखा कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक खोज को और जानते हैं यादव, गुर्जर और जाट का असली और पूरा इतिहास। किसी भी समुदाय की पहचान उसकी जड़ों में, उसकी कहानियों में छिपी होती है। यादव, गुर्जर और जाट के मामले में जड़ें अक्सर एक ही महापुरुष भगवान श्री कृष्ण और यदुवंश तक ले जाती है, लेकिन इन तीनों का कृष्ण से कनेक्शन और उसकी व्याख्या बिल्कुल अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं यादव समुदाय की, जिनका रिश्ता भगवान कृष्ण से सबसे सीधा और साफ माना जाता है। पुराणों और श्रीमद् भगवत जैसे ग्रंथों के मुताबिक यादव चंद्रवंशीय राजा यदु के वंशज हैं। इसी यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसीलिए उन्हें यदुवंशी कहते हैं। यानी यदु के वंशज में जन्मा हुआ क्योंकि उनका जीवन गोकुल और वृंदावन में गायों के बीच बीता। उन्हें गोपाल या ग्वाला भी कहा गया और इसी पशुपालक परंपरा से अहिर शब्द भी जुड़ गया। तो यादव समुदाय अपनी पहचान सीधे सीधे यदुवंश और भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं और ये उनके लिए सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उनके गौरव का एक जीता जागता हिस्सा है। अब आते हैं गुर्जर समुदाय पर। इनका भगवान कृष्ण से रिश्ता खून का नहीं बल्कि पालन पोषण और प्यार का माना जाता है। लोगों में एक मान्यता बहुत गहराई तक बसी हुई है कि भगवान कृष्ण को पाल पोस कर बड़ा करने वाले उनके पालक पिता नंद बाबा और माँ यशोदा गुर्जर समुदाय से थे। एक कहानी यादव और गुर्जर समुदाय के बीच एक भाईचारे का रिश्ता बना देती है। एक का जन्म यादव कुल में हुआ तो दूसरे का पालन पोषण गुर्जर आंगन में हुआ। हालांकि ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि एक लोक मान्यता है, इसे साबित करने के लिए कोई ठोस ऐतिहासिक या शास्त्रीय सबूत नहीं मिलते हैं और इतिहासकार इस पर एकमत नहीं है। लेकिन लोगों की यादों और परंपराओं में जुड़ाव इतना गहरा है कि आज भी दोनों समुदायों के बीच एक भावनात्मक पुल का काम करता है। रिश्ता खून से ज्यादा प्रेम और पालन के पवित्र बंधन का प्रतीक है। जाट समुदाय की उत्पत्ति को लेकर कई अलग अलग थ्योरी है और इतिहासकारों के बीच हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है, लेकिन एक बहुत दिलचस्प थ्योरी उन्हें भी यदुवंश का एक ही शाखा से जोड़ती है। ठाकुर देशराज सिंह जैसे इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत युद्ध के बाद जब समाज बिखर रहा था तब भगवान कृष्ण ने यादवों के अलग अलग कुलों को मिलाकर एक ज्ञाति संघ बनाया था, यानी एक तरह का गणराज। उनका तर्क है कि यही ज्ञात या ज्ञाति शब्द धीरे धीरे प्राकृत भाषा के असर से जाट में बदल गया। जैसे संस्कृत का अभिर शब्द अहिर बन गया, वैसे ही ज्ञात का जाट बनना भाषा के हिसाब से मुमकिन है। एक दूसरा नजरिया जैसा कि भरतपुर के जाट राजाओं के संदर्भ में मिलता है, उन्हें सीधे यदुवंशी क्षत्रिय बताता है। महाराजा सूरजमल जैसे महान जाट शासक इसी वंश के माने जाते हैं, लेकिन ये सभी सिद्धांत लोकप्रिय होने के बावजूद सर्वमान्य नहीं है। कई जानकार जाटों की उत्पत्ति को मध्य एशिया से आए योद्धा कबीलों से भी जोड़ते हैं। तो कुल मिलाकर देखे तो जहाँ यादवों का कृष्ण से सीधा वंश का नाता है, वही गुर्जरों का जुड़ाव पालन पोषण का और लोक परंपरा पर टिका है और जाटों का रिश्ता ज्ञाति संघ और यदुवंशी क्षत्रिय होने का अलग अलग ऐतिहासिक सिद्धांतों से जोड़ा जाता है। ये तीनों की कहानियां इन समुदायों को एक साझा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत देती है। पौराणिक कहानियों से आगे निकलकर जब हम इतिहास की ठोस जमीन पर आते हैं तो इन तीनों समुदायों में एक अलग ही मगर बहुत मजबूत रिश्ता नजर आता है। ये रिश्ता है इनके काम का, इनके सामाजिक रोल का और जमीन पर इनके हक। सदियों तक यादव, गुर्जर और जाट इन तीनों की पहचान मुख्य रूप से पशुपालक और किसान कौमों के तौर पर रही है। ये वो लोग थे जो जमीन से जुड़े मवेशियों को अपना दौलत समझते थे और इनकी जिंदगी का पहिया मौसम और फसलों के साथ घूमता था। भारत के गाँवों की सामाजिक बनावट में उन्होंने एक मजबूत मिडिल क्लास की तरह जगह बनाई। ये सिर्फ काम की समानता नहीं थी, एक ऐसी जीवन शैली थी। इनके रीति रिवाज, इनके लोकगीत और इनकी पंचायत सब में एक जैसी
झलक मिल जाती है। वे गांव की हिफाजत करने वाले, जमीन पर हल चलाने वाले और पशुओं को पालने वाले लोग। इसी साझा पहचान और एक जैसे काम उनके बीच एक नेचुरल दोस्ती की बुनियाद रखी। उनकी चुनौतियां भी अक्सर एक जैसी होती थी, चाहे वो सूखे का डर हो, लगान का बोझ हो या बाहरी हमलावरों का खतरा। इतिहास गवाह है कि क्षत्रिय का दर्जा हमेशा सिर्फ जन्म से नहीं मिलता था। ये अक्सर ताकत, जमीन पर कंट्रोल और फौजी काबिलियत से भी हासिल किया जाता था। इन तीनों ही समुदाय ने समय समय पर अपनी फौजी ताकत का लोहा मनवाया और शासक बने। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का उदय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने सदियों तक उत्तर भारत पर राज किया। इसी तरह जाटों ने भरतपुर जैसी ताकतवर रियासतें बनाई और यादव अहिर शासकों ने भी रेवाड़ी से लेकर देवगिरी तक अपने राज चलाए। इनका ये योद्धा वाला कैरेक्टर और खेती किसानी पर टिकी अर्थव्यवस्था इन्हें एक ऐसी पहचान देती है जो कहानियों से भी ज्यादा ठोस और सच्ची है। भारत के वो लॉर्ड ऑफ द लैंड थे जिनकी असली ताकत उनकी एकता में। यहाँ एक पल रुककर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके इलाके में इन समुदाय से जुड़ी कोई खास कहानी या कोई सांस्कृतिक समानता है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आपकी बातें इस चर्चा को और भी मजेदार बना देगी। और हाँ, अगर वीडियो में दी जा रही जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अब हम बात करते हैं उस राजनीतिक आइडिया की जिसने इन समुदाय के ऐतिहासिक और सामाजिक रिश्तों को एक ठोस पॉलिटिकल शक्ल दी, और वो है अजगर का फार्मूला। अजगर कोई हजारों साल पुराना गठबंधन नहीं है, बल्कि ये 20वीं सदी की एक सियासी रणनीति है। ये सब चार प्रमुख किसान और योद्धा जातियों से पहले अक्षर से मिलकर बना है। अहिर, यादव, जाट, गुजर और राजपूत। इस गठबंधन का सपना सबसे पहले आजादी से पहले के किसान नेता सर छोटू राम ने देखा था। उनका मकसद इन ताकतवर किसान कौमों को एक साथ लाकर कांग्रेस पार्टी के दबदबे को चुनौती देना और किसानों के हक की लड़ाई लड़ना। आजादी के बाद इस अजगर फार्मूले का सबसे असरदार इस्तेमाल किया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने। 1960 और 70 के दशक में उन्होंने कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक के खिलाफ इस बीच की जातियों को एक साथ खड़ा किया। चौधरी चरण सिंह का मानना था कि ये चारों समुदाय जो उत्तर भारत की ग्रामीण आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, अगर एक हो जाए तो एक अजय राजनीति ताकत बन सकते हैं, ठीक एक अजगर की तरह। ये गठबंधन सीधे सीधे आर्थिक हितों पर आधारित था। हरित क्रांति के बाद खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन जातियों के किसानों की आर्थिक हालत सुधरी और उनकी सियासी ख्वाहिशें भी बढ़ी। अजगर ने उन्हें अपनी संख्या की ताकत को राजनीतिक ताकत में बदलने का एक प्लेटफॉर्म दिया। इस फार्मूले ने यूपी और हरियाणा जैसे राज्यों की राजनीति को दशकों तक बदला और कई गैर कांग्रेसी सरकार की नींव रखी। हालांकि अजगर गठबंधन हमेशा एक जैसा और पक्का नहीं रहा। वक्त के साथ इन समुदाय के अपने अंदर और आपस में भी कंपटीशन और मतभेद पैदा हुए। मंडल कमीशन की राजनीति के बाद यादव समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ गए, जाट राष्ट्रीय लोक दल की रीढ़ बन गए और गुज्जर और राजपूत अक्सर बीजेपी और कांग्रेस जैसे अलग अलग दलों में बट गए। इसके बावजूद अजगर का आइडिया आज भी जिंदा है। इस बात का प्रतीक है कि कैसे साझी जमीन और साझी किसानी की पहचान को एक बड़े राजनीतिक गठबंधन में बदला जा सकता है। इतिहास कभी भी एक सीधी लकीर पर नहीं चलता। एक कह देना कि यादव, गुजर और जाट हमेशा एक साथ ही रहे, सच को बहुत आसान बनाना होगा। जहाँ एक तरफ उनकी साझी विरासत और हितों ने उन्हें एक दूसरे का भाई बनाया, वहीं दूसरी तरफ इतिहास में उनके बीच कंपटीशन, टकराव और बंटवारे के दौर भी आए। इन समुदायों के बीच टकराव की वजह अक्सर वही रही है जो किसी भी ताकतवर पड़ोसियों के बीच होती है, जमीन, संसाधन और राजनीतिक दबदबा। गाँव देहात में जहाँ जमीन की ताकत सबसे बड़ा सिंबल है, इलाकों पर कंट्रोल को लेकर इन समुदायों में अक्सर तनाव पैदा होता। गाँव का मुखिया कौन बनेगा, किसकी पंचायत का फैसला आखिरी माना जाएगा और चरागाहों पर किसका हक होगा, ये वो सवाल थे जो कभी कभी हिंसक झगड़ों की वजह भी बन जाते। जब ये समुदाय अपनी अपनी रियासतें और जमींदारियां बना रहे थे तो उनके हित सीधे तौर पर एक दूसरे से टकराते थे। एक राज्य का फैलना अक्सर दूसरे राज्य की जमीन पर ही होता था, एक स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया जहां हर ताकतवर ग्रुप अपना असर बढ़ाना चाहता था। आज की राजनीति में भी ये उलझन साफ दिखती है, जैसा हमने अजगर गठबंधन में देखा, जहाँ एक तरफ किसान पहचान उन्हें जोड़ती थी, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री
की कुर्सी की दावेदारी या टिकटों का बंटवारा उनमें दरारें भी डाल देता था। लेकिन इस टकराव की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जब भी कोई बाहरी खतरा आया या जब उनके किसान हितों पर हमला हुआ तो अक्सर ये समुदाय अपने मतभेद भुलाकर एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। गाँवों में आज भी इनके भले ही रोटी बेटी के रिश्ते न हो, लेकिन हुक्का पानी का रिश्ता यानी सामाजिक भाईचारा कायम है। इसलिए यादव, गुजर और जाट के रिश्ते को सिर्फ दोस्ती या दुश्मनी के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। ये एकता, टकराव, सहयोग और कंपटीशन की एक मिली जुली कहानी है। इतिहास और राजनीति से भी गहरा एक धागा है जो इन तीनों समुदाय को जोड़ता है, और वो है उनका जीता जागता साझा कल्चर। ये कल्चर उनके रहन सहन, उनकी सोच और जिंदगी जीने के अंदाज में झलकता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी समानता है उनकी मजबूत मार्शल परंपरा। ये तीनों ही समुदाय अपनी बहादुरी, हिम्मत और लड़ाकू जज्बे के लिए जाने जाते। भारतीय सेना में उनकी भारी संख्या इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये योद्धा वाली भावना सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं बल्कि उनके स्वाभिमान और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की आदत में भी दिखती है। दूसरी समानता इनके सामाजिक रीति रिवाजों में है। खासकर ग्रामीण इलाकों में इनकी पंचायत व्यवस्था, बड़ों की इज्जत करने की परंपरा और अपने मसलों को आपस में सुलझाने का तरीका, इन सब में बहुत कुछ एक जैसा है। आज के मॉडर्न भारत में ये तीनों समुदाय एक नए दौर में हैं। पढ़ाई लिखाई और नए मौके के साथ वे खेती किसानी से आगे बढ़कर जिंदगी के हर मैदान में अपना झंडा गाड़ रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, सरकारी नौकरी हो, खेल हो या फिर कला। लेकिन इस मॉडर्न सोच के बावजूद वे अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़े हुए हैं। वे अपनी पहचान को गर्व से दुनिया को बताते हैं। सोशल मीडिया ने उन्हें अपनी विरासत को फिर से खोजने और उसे एक नए अंदाज में पेश करने का मंच दिया है। आज का एक युवा यादव, जाट या गुर्जर अपनी कम्युनिटी की पहचान को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक, और इस खोज में वे अक्सर पाते हैं कि उनके रास्ते, उनकी कहानियां और उनकी विरासत कहीं न कहीं एक दूसरे से जाकर मिल जाती। तो दोस्तों, आज हमने यादव, गुर्जर और जाट समुदाय के इतिहास के एक लंबे और दिलचस्प सफर को तय किया। हमने देखा कि कैसे भगवान कृष्ण का नाम इनकी कहानियों के केंद्र में है। यादवों के लिए वंश के तौर पर, गुर्जरों के लिए पालन पोषण की परंपरा के तौर पर और जाटों के लिए ज्ञाति संघ के सिद्धांत के तौर पर। हमने भी समझा कि कहानियों से परे इनकी असली ताकत इनकी साझी किसान और पशुपालन विरासत में है, जिसने इन्हें सदियों तक जमीन से जोड़े रखा। और इसी बुनियाद पर 20वीं सदी में अजगर जैसा शक्तिशाली राजनीतिक गठबंधन बना, जिसका मकसद किसान शक्ति को एक करना था। इतिहास सीधा नहीं है, इसमें एकता है तो टकराव भी है, सहयोग है तो प्रतिस्पर्धा भी है। लेकिन इन सभी उतार चढ़ाव के बावजूद एक अनदेखा सा बंधन इन्हें हमेशा जोड़े रखता है। इस वीडियो का मकसद किसी एक दूसरे को छोटा या बड़ा दिखाना नहीं था, बल्कि उस खूबसूरत ऐतिहासिक तस्वीर को समझना था जिनके तीनों बेहद अहम हिस्से हैं। एक कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जड़ें अलग अलग होकर भी एक ही जमीन से जुड़ी हो सकती है। अब आपकी बारी है, आप अपने समुदाय के इतिहास और उसकी दूसरी जातियों से रिश्तों के बारे में क्या जानते हैं? अपनी कहानियाँ, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपकी बातों से चर्चा और भी गहरी होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय यादव, जय माधव।